प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका भारत रणनीतिक और साझेदारी फोरम के तीसरे वार्षिक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। इस साल की थीम यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस है। प्रदेश में विगत 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5,776 मामले आए सामने। मुख्यमंत्री ने कोविड की चेन तोड़ने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के दिए निर्देश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अगस्त माह में 600 करोड़ रुपए के राजस्व की हुई वृद्धि। जल्दी ही अर्थव्यवस्था आ जाएगी पटरी पर। और बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण का मार्ग हुआ प्रशस्त। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर का नक्शा किया पास। नक्शे के अनुसार ही बनेगा भव्य राम मंदिर। नमस्कार, मैं हूं पवन निगम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका भारत रणनीतिक और साझेदारी फोरम यानी USISPF के तीसरे वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन आज रात 9 बजे होगा। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संबोधन देंगे। USISPF का एक और लाभकारी संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए काम करता है। बीती 31 अगस्त को शुरू हुए इस 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन की इस साल की थीम यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस है और इस थीम में भारत और वैश्विक निर्माण केंद्र बनने की क्षमता, भारत के गैस बाजार में अवसर, भारत में FDI को आकर्षित करने के लिए व्यवसाय करने में आसानी, तकनीकी अवसरों में आम अवसर और चुनौतियां, आर्थिक मुद्दे, स्वास्थ्य जैसे कई विषयों पर शामिल किया गया है। इस वर्चुअल समिट में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सर्विलांस, डोर टू डोर सर्वे तथा मेडिकल टेस्टिंग की कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद लखनऊ तथा कानपुर नगर में कोविड-19 के नियंत्रण तथा उपचार को सुदृढ़ करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों को सख्ती से लागू कराया जाए। उन्होंने जनपद कानपुर नगर तथा गोरखपुर में कोविड-19 के टेस्ट की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अगस्त 2019 के सापेक्ष अगस्त 2020 में प्रदेश सरकार के राजस्व में लगभग 600 करोड़ रुपए की वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों को समयबद्ध ढंग से ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जाए। विभागीय मुख्यालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों में पत्रावलियां 7 दिन से अधिक लंबित न रहें। किसी पटल पर 3 दिन से अधिक पत्रावली लंबित रहने पर जवाबदेही तय की जाए। राज्य सरकार की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा व्यवस्था हो, उस पर डिटेल चर्चा हुई। कल आपके संज्ञान में है कि कानपुर और लखनऊ के बारे में विशेष रूप से निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए थे और इंक्रीमेंटल नहीं, लार्ज स्केल बेड्स को बढ़ाने का निर्देश उन्होंने लखनऊ कानपुर में कहा है और ये भी कहा है कि यदि कहीं शिथिलता बढ़ती जाएगी तो जवाबदेही भी तय की जाएगी। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि टेस्टिंग में विशेष रूप से बल दिया जाए। कानपुर नगर में और गोरखपुर में टेस्टिंग को और बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया है। कोरोना के संदर्भ में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि घर पर होम आइसोलेशन में या उसके पहले ही अगर फीवर का किसी को भी जरा भी लक्षण है, जरा भी फीवर है, तुरंत अस्पताल में एडमिट होना आवश्यक है। आप कमांड कंट्रोल सेंटर फ़ोन करिए, एम्बुलेंस मंगाइए और देर नहीं करिए। यदि इसमें देर होगी, 2-3 दिन अगर बुखार के साथ व्यक्ति घर पर रहेगा तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रदेश में विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,776 मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 57,598 है। अब तक 1,85,812 लोग संक्रमण से मुक्त होकर घर जा चुके हैं, जबकि 3,691 लोगों की मृत्यु हो गई है। कल 1,36,803 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच की गई। प्रदेश में अब तक 60,50,450 लोगों की जांच की जा चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,776 प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव केसेस की कुल संख्या 57,598 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात
स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,85,812 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,691 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,36,803 टेस्ट किए गए, सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें 90,262 एंटीजन के माध्यम से और बाकी के टेस्ट RT-PCR तथा ट्रूनेट एवं सीबीनेट के माध्यम से किए गए। अब प्रदेश में कुल टेस्टिंग की संख्या बढ़कर के 60,50,450 हो गई है। कोरोना काल में जब व्यवसाय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है, उस समय भी प्रदेश में पिछले वर्ष अगस्त 2019 के सापेक्ष अगस्त 2020 में 600 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व वृद्धि हुई है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसका परिणाम है प्रदेश अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ जागरूकता और बचाव पर काम किया जा रहा है। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा, प्रदेश राजस्व के क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में बेहतर स्थिति में है। जीएसटी, आबकारी और खनन सहित कई अन्य क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में राजस्व संग्रह बढ़ा है। जुलाई महीने से हमने फिर से आर्थिक गतिविधियां भी तेज हुई हैं और हमारा राजस्व भी काफ़ी बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि जो स्टार्ट हमने जुलाई में लिया था, जो पिछले वर्ष 2019 के मुकाबले लगभग 97% का कलेक्शन हमारा जुलाई में था, अगस्त में भी वही स्पीड हमारी आगे बढ़ रही है। अगस्त में हमने पिछले साल अगस्त के मुकाबले लगभग 600 करोड़ रुपया अधिक राजस्व एकत्रित किया है। ये अपने आप में साबित करता है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां पूर्व से बेहतर स्थिति में पहुंच रही हैं। भदोही में प्रधानमंत्री केयर फंड से जनपद में कोरोना के गंभीर इलाज के लिए वेंटिलेटर लगाए जा रहे हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिक द्वारा बनाए गए स्वदेशी वेंटिलेटर चलाना काफ़ी आसान है। भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में बने बिल्डिंग में 12 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। इसके लिए तैनात कर्मचारियों को इसके चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के इंजीनियर सर्वेश ने बताया कि प्रदेश में कुल 1,700 वेंटिलेटर लगाए जाने हैं, जिसमें 700 वेंटिलेटर स्थापित कर दिए हैं। इसके लिए हर जगह तकनीक रूप से मशीन के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ये वेंटिलेटर प्रधानमंत्री केयर फंड की निधि से लगाया जा रहा है। यह पूर्णतः स्वदेशी है। इन वेंटिलेटर के लग जाने से बीमारजनों को काफ़ी लाभ मिलेगा। सर, यहाँ तो काफ़ी सुविधा हो गई है और काफ़ी सुविधा ये भी होगी, जितने मतलब कि बाहर जो पेशेंट इसमें हैं, क्वारंटीन हैं, जो बाहर रहते हैं, यहाँ सुविधा हो गई है। काफ़ी जो बाहर के हैं जाने वाले हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। काफ़ी सुविधा यहाँ हो गई सर। मरीजों को इससे कितना लाभ होगा? यहाँ कोरोना संबंधी जितने भी पॉजिटिव केस रहेंगे और सिम्टोमेटिक केस रहेंगे, जैसे कि सांस फूल रहा है, ज़्यादा तकलीफ, उनको ऑक्सीजन कमी हो रही है, तब हम उनके लिए यहाँ पर लेवल 2 के हॉस्पिटल 100 बेड का बना हुआ है, जिसमें वेंटिलेटर भी आ गए हैं और उसकी व्यवस्था होगी और वेंटिलेटर ऑपरेटर भी आ गए हैं। अब कुछ पोस्टिंग ये रह गया है, जो कि हो सकता है कि इसमें 8 तारीख को शायद सुना हो जाएगा, तो सारी व्यवस्था चालू हो जाएगी। प्रदेश में नदियों के उफान के कारण आ रही बाढ़ में कमी दर्ज की गई है। बलिया के गांव घाट में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। प्रदेश में शेष सारी नदियों का जल स्तर नीचे आया है और वो खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। शासन की तरफ से सभी जनपद के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो गांव बाढ़ की चपेट में थे, उन गांवों में क्लोरीन का वितरण कराया जाए तथा गांव वालों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाए। 431 गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन इनमें कमी आई है। जलमग्न गांव में भी कमी दर्ज की गई है, लेकिन सभी अधिकारियों को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में
मात्र गंगा जी बलिया के गाय घाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा जी को छोड़ दिया जाए और बलिया को छोड़ दिया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जितनी भी नदियां हैं सब खतरे के निशान से नीचे आ गई हैं। अभी श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के तरफ से स्पष्ट आदेश जिला प्रशासन को गया है कि जिन भी स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी, जिन लोगों को भी तैनात किया गया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, गांव के स्तर पर विशेष तौर पर उन लोगों के माध्यम से क्लोरीन का वितरण बड़े पैमाने पर कराया जाए। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि पानी जैसे नीचे उतरता है तो नई नई बीमारियों को भी वो पैदा करता है। तो उस स्थिति का भी सामना करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात की विशेष तौर पर चिंता की है, बाढ़ प्रभावित हमारे जो क्षेत्र हैं, जो देहात के गांव के हमारे क्षेत्र हैं, वहां पर स्वच्छ पानी जनता को मिले, इसकी भी पूरी तरीके से चिंता जिला प्रशासन करे। जो हमारे आपदा प्रबंधन के जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वो पूर्व की भांति ही निरंतर 24 घंटा खुलेंगे और 24 घंटा काम करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई सूचना आती है तो बगैर देरी किए हुए जिला प्रशासन तत्परता के साथ बाढ़ राहत का काम उस क्षेत्र में चलाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर का मानचित्र स्वीकृत कर दिया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर का खूबसूरत प्रिंटर मॉडल पेश किया है। इसी आधार पर अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कल 2 सितंबर को अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर के 2 नक्शों को मंजूरी दी थी। पहला राम मंदिर का परिसर का लेआउट, जिसका क्षेत्रफल 2,74,110 वर्ग मीटर है। दूसरा मानचित्र 12,879 वर्ग मीटर, जिस पर राम मंदिर का निर्माण होगा। मानचित्र स्वीकृत के लिए रामलला की तरफ से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2,11,33,184 रुपये विकास शुल्क भी अदा किया। आज स्वीकृत नक्शा को प्राप्त करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य विमलेंद्र मोहन मिश्र, डॉक्टर अनिल मिश्र विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे, जहां पर विकास प्राधिकरण ने उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज शुक्ला ने उन लोगों को राम मंदिर का नक्शा सौंपा। कि भगवान की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर का मानचित्र अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक में विगत 2 सितंबर 2020 को स्वीकार कर लिया गया है। अंबेडकर नगर पूर्व सांसद डॉक्टर हरिओम पांडे ने प्रेस वार्ता कर जिला मुख्यालय पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं उसका फायदा अंबेडकर नगर जनपद को भी मिलेगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य निर्माण के साथ ही अंबेडकर नगर जनपद को भी इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना के बाद भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार दोनों को दुनिया बेहतर तरीके से जान सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने किसान, नौजवान, महिलाओं सभी लोगों को उचित दर्जा देने का प्रयास किया एवं सेवक बनकर काम करने की प्रेरणा दी। वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन से प्रयागराज में महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। स्कूल की ड्रेस बनाने का काम मिलने के बाद यहाँ की महिलाओं की आय बढ़ गई है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का जीवन अब बदल गया है। जनपद में ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं की जिंदगी में बदलाव ला रहा है। लॉकडाउन की वजह से जब जीविका चलाने में परेशानी आई तब इन्हें सरकार की तरफ से स्कूल की ड्रेस बनाने का काम मिला। जनपद में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग देकर सिलाई का काम दिया गया है। समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं को मिले इस काम से उनकी आमदनी बढ़ गई है। अब ये महिलाएं अपने घर में ही स्कूल ड्रेस बनाने का काम कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर हम बहुत खुश हैं। हमें रोजगार मिला, सिलाई का कार्य मिला है, सिलाई भी हमें मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा RCT की तरफ से 5 मशीनें भी हमें उपलब्ध हुई है
रोजगार मिला हमारे साथ, करीब हमारी 20-25 दीदियाँ जुड़ी हुई हैं, उनका भी रोजगार मिला। हम लोग बहुत खुश हैं। इस समय स्कूल का यूनिफॉर्म सिल रहे हैं हम लोग, ड्रेस, शर्ट पैंट स्कर्ट है, सूट है, सलवार है, जो पूरा ड्रेस हम लोग स्कूल का बना रहे हैं। हम लोगों का रोजगार मिल रहा है, आगे का रोजी रोटी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी भी मिलती है इस काम करने का। रोजगार हम लोग को रोजगार मिला, हम लोग कर रहे हैं काम। मान लो समूह ना होता, हम समूह में जुड़े ना होते तो हम कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते, कैसे इस तरह यहाँ तक आज समूह से जुड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रयागराज में 200 स्वयं सहायता समूह से 3000 महिलाएं जुड़ी हैं और अब इस काम के मिलने से इनकी आमदनी बढ़ने के साथ ही उनके जीवन के रहन सहन में भी बदलाव आ गया है। पूरे जनपद में 5 लाख स्कूली ड्रेस तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 2 लाख ड्रेस तैयार भी हो गई हैं। सरकार की मंशा है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाए, जिससे उनकी जीविका चलने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सके। अभी 5 लाख का लक्ष्य हम लोगों ने एक टारगेट करा है और लगभग 2000 स्कूलों में स्कूली बच्चों की स्कूल ड्रेस का निर्माण का हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। उनको ये टारगेट दे दिया गया है, स्कूल ड्रेस में सिलाई में वो काम कर भी रही हैं। सरकार की योजना है कि अब समूहों के माध्यम से खादी से बनी स्कूल ड्रेस बेसिक शिक्षा विभाग में सप्लाई की जाएंगी। इसके लिए आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को खादी के द्वारा कपड़ा भेजा जाएगा। इससे स्कूली ड्रेस की गुणवत्ता में सुधार आएगा। प्रदेश सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आकांक्षा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के जो निर्देश हैं, उसमें यही है कि हम प्रदेश में खादी का उत्पादन बढ़ाएं। प्रदेश सरकार ने हमें 8 ब्लॉक में स्कूलों में खादी की यूनिफॉर्म देने का काम दिया था, वो सफलतापूर्वक हुआ। उसमें हमारी संस्थाओं ने यूनिफॉर्म बनाई और हमने यूनिफॉर्म स्कूलों में दी। इस साल भी 8 ब्लॉक में हम लोग यूनिफॉर्म दे रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य ये है कि धीरे धीरे हम खादी का उत्पादन इतना बढ़ाएं कि हमारी ही संस्थाएं जो है पूरे प्रदेश में अधिकतर ब्लॉक में वो खादी की यूनिफॉर्म बच्चों को दें। आत्मनिर्भर भारत में इन महिलाओं के द्वारा किया गया यह कार्य अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहा है। ये महिलाएं लगन और कौशल के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। आने वाले दिनों में इतनी बड़ी संख्या में खादी का इस्तेमाल होने से इससे जुड़े लोगों को भी बड़ा फायदा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में ये भी महत्वपूर्ण कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। बदायूं में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना शहरी पथ विक्रेताओं के जीवन में उजाला ला रही है। कोविड-19 रोज कमाने खाने वाले दुकानदार एवं वेंडर्स का काम लॉकडाउन के दौरान बंद हो गया था। कारोबार बंद होने से शहरी पथ विक्रेताओं के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया। शहरी पथ विक्रेताओं की इन्हीं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का शुभारंभ किया गया। इससे मिलने वाले पैसे से इन लोगों ने काम शुरू किया। 10,000 रुपये का ऋण 12 मासिक किस्तों पर दिया गया, जिस पर 7% ब्याज दिया जाना है। इस पैसे से इन लोगों का काम अच्छे ढंग से चल रहा है, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। 15,999 लोगों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष 784 आवेदन आए, जिसमें 40 लोगों को लोन मंजूर कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका संजय गांधी ने आज धनपतगंज में जनता दर्शन के माध्यम से समस्याओं का निस्तारण किया। इस अवसर पर श्रीमती गांधी ने हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाओं में टॉपर छात्रों को शील्ड व 5100 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया। सांसद मेनका गांधी ने पूरे भार में 6.25 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 89 सामुदायिक शौचालय व 27 पंचायत घरों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन की 511 समूह की महिलाओं ने स्वरोजगार के माध्यम से इस संकटकालीन दौर में बेहतरीन कार्य किया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की मिशन प्रबंधक मंथन सिंह ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा इन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है। इन्हें प्रशिक्षण देकर इन्हें विभिन्न व्यवसाय से जोड़कर रोजगार दिया जा रहा है। टुडे आई एम वेरी थैंकफुल टू रिस्पेक्टेड मेनका गांधी, और मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी मैं अपने क्षेत्र का और अपने परिवार का और अपने स्कूल का नाम रोशन करूं। आगे जो भी काम करूंगी कोशिश करूंगी कि और बेहतर कर सकूं।
हमारे क्षेत्र की सांसद माननीय मेनका गांधी जी हम सब लोग को सम्मानित कर रही हैं। हमारा परसेंटेज इंटरमीडिएट में 78.8 है। हम ऐसे ही अपने आप को दिन प्रतिदिन ऐसे उन्नत की ओर ले जाएं। हमारा ही सपना है कि हम नीट क्वालिफाई करके एक डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत हों, अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपने स्कूल का नाम भी रोशन करें। कोशिश करेंगे कि और आगे की ओर और अच्छा कदम बढ़ाएं और क्षेत्र में अपना और परिवार का नाम अच्छा रोशन करें। मतलब यहाँ पे 511 महिला स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं पूरे भारत ब्लॉक पे। इनको अकाउंट ओपन होते हुए ही इनको हम स्टार्टअप 1500 देते हैं, उसके बाद आर्या 15,000 देते हैं, उसके बाद इनको CIF फंड मिलता है, जिससे ये अपनी गरीबी दूर करने के लिए समूह से पैसा निकाल के ये कोरोना काल में ये लोग छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं। लिए आएगा, किसके लिए आएगा? इस वक्त मुद्रा योजना ठीक से चल रहा है, लेकिन MSME का मुझे ना खुद समझ आया है कि हम किससे लेंगे। अब मैं संज्ञान में लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि सब जो हकदार हैं उनको मिल जाए। सुल्तानपुर में जो हमारे बच्चे हैं वो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड बीटर हैं। नारी सशक्तिकरण की दिशा में महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। वाराणसी में रुद्राक्ष की माला तैयार कर आत्मनिर्भर के सपने को कर रही हैं साकार। कोरोना वायरस के कारण इन महिलाओं के समक्ष रोजी रोटी के संकट उत्पन्न हो गया था। अब इससे उबर कर लोग अपने कार्यों में भली भांति लग गए हैं। वाराणसी में नारी सशक्तिकरण की दिशा में 2 कदम आगे बढ़ते हुए महिलाएं रुद्राक्ष की माला तैयार कर अपने को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि धीरे धीरे व्यवसाय पटरी पर आएगा, उनकी रोजी रोटी बढ़ने लगेगी। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये महिलाएं खुद की पूंजी लगाकर मालाओं को तैयार करके खुले बाजार में भेजती हैं। इसके अलावा पर्यटन व्यवसाय बढ़ने पर इनको अपनी आमदनी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इन स्वयं सहायता समूह की मदद करने वाले विभाग डूडा की कोऑर्डिनेटर प्रीति ने बताया कि विभाग द्वारा इनको यथासंभव मदद दी जाती है। इनका व्यवसाय बढ़ने पर इनको बैंकों के माध्यम से CC लिमिट कराया जाता है, जिससे कि अपने रोजगार को और बढ़ा सकें। आजमगढ़ में प्रवासी श्रमिकों की दक्षता अभिवृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत फूलों की खेती का 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण फूल की खेती के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ में दिया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर VK सिंह ने कहा कि फूलों की खेती की असीम संभावनाएं हैं। जनपद में फूलों की खेती बहुत कम क्षेत्रफल में हो रही है। यदि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण उपरांत पुष्प की खेती करेंगे तो जनपद स्वावलंबी होगा तथा यहाँ के कृषकों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं प्रशिक्षण ले रहे प्रवासी मजदूरों ने बताया कि फूलों की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। किसानों ने कहा कि किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि कृषि के माध्यम से लाभ कमाया जाए। किसानों ने कहा कि अब हम लोग अपनी खुद की नर्सरी डालेंगे और गमलों आदि के लिए फूलों के पौधों की आपूर्ति करेंगे। में मुझे कोटवा जो है कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मुझे फूलों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी और इसके बारे में बताया, इसकी खेती करने से क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में मुझे बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी समझता हूँ कि कहीं पे किसी का बड़ा नौकर बनने से अच्छा है मैं अपना छोटा जो मालिक ही बन जाऊँ। नर्सरी तैयार करने की कोशिश में हूँ और उसको जो है कि यहाँ से जो है कि हमारे जो है कि वैज्ञानिक कृषि विभाग के जो है कि कोटवा में हैं, ये लोग जो बहुत अच्छे से अपने जो है कि फूल की खेती के बारे में लोग बताए हैं। ये जो हमारा जो प्रशिक्षण है प्रवासी स्वजनों के लिए है, ये जो है पुष्प उत्पादन पर है। इसमें जो है ना किसान जो हमारे जो प्रवासी जन हैं जो बाहर से लौट के आए हैं जिले के अंदर, इनको जो रोजगार के अवसर देने के लिए जो पुष्प की खेती हमारे जिले में पहले से ही कम हो रही है। अगर ये पुष्प की खेती करने लगेंगे तो जो झरबेरा है या हमारा मैरीगोल्ड जिसे हम गेंदा कहते हैं या गुलाब की खेती कहते हैं या ग्लेडुलस है, इन सब की खेती करके ये वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। NTPC ऊंचाहार एक अभिनव प्रयोग करते हुए बाल कुपोषण के निदान हेतु 2000 प्रोटीन पाउडर के पैकेट गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों से बांटने के लिए बाढ़ विकास परियोजना अधिकारी ऊंचाहार को प्रदान किए। इस अवसर पर परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक भोलानाथ मिश्र ने कहा कि NTPC ऊंचाहार अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। इसमें पुष्टाहार वितरण समेत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया जाना शामिल है। इसके माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसमें पहले से ही खिलौनों के लिए जिला और स्थान निर्धारित कर रखा है। एक जिला एक उत्पाद की तरफ से झांसी क्षेत्र को इसके लिए चुना गया है। इसके साथ चित्रकूट, वाराणसी समेत कई और जिले भी हैं जो खिलौने बनाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने जब खिलौनों का जिक्र किया तब यह बात समझ में आई कि देश में खिलौना उद्योग भी काफ़ी बड़ा है और इससे लोगों को रोजगार की बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। स्वयं सहायता समूह तथा कुछ स्थानीय स्तर पर पारंपरिक रूप से लोग झांसी में खिलौने बनाने का काम कर रहे हैं। झांसी के सिराबारी गांव की रहने वाली आकांक्षा खिलौनों को खूबसूरती देकर आकर्षक बनाती हैं, जिससे खेलने वाले बच्चे तथा आम आदमी को वो पसंद आए। ये बीटेक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद लगातार 3 सालों से ये काम कर रही हैं। 10 से 12 महिलाओं का समूह बनाकर किए जाने वाले इस काम में प्रति महिला को 4 से 6 हज़ार रुपये घर में काम करके प्राप्त हो रहे हैं। ये अखबारों से झूमर, गुड़िया, गुलदस्ते, पूजा की थाली जैसे कई सामान बना रही हैं और ये काम इन्होंने कहीं से सीखा नहीं है बल्कि पारंपरिक रूप से कर रही हैं। आज जब सरकार का फोकस लोकल फॉर वोकल पर है तब ये खिलौना उद्योग नई ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। मेरे साथ सब लोग समूह में 10 लोग काम करते हैं और हमारे समूह में मतलब हम लोग न्यूज़पेपर से सारा सामान बनता है, जैसे कि झूमर है ये और लाइन टेन वाला भी काम बनता है, वो सब न्यूज़पेपर से बनाते हैं हम लोग। हमारी इसमें इनकम हो जाती है 5 से 6 हज़ार मंथ की। नेहा जी, कब से काम कर रही हैं आप समूह में? 1 साल से। क्या बना रही हैं अभी? ये फ्लावर पॉट। किस चीज़ से बना हुआ है? न्यूज़पेपर का। और क्या क्या बना लेती हो? फ्लावर पॉट, सिलेंडर और झूमर, बैल वाला। अभी तक हम लोग सरस मेले जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान का जो सबसे बड़ा होता है, लास्ट ईयर हम लोग उसमें गए थे, तो वहाँ पर सभी लोगों ने हमारे काम को बहुत सराहा है और वहाँ ऐसा कहा गया था कि 38 साल के प्रगति मैदान के इतिहास में ये चीज़ पहली बार कुछ देखने को मिली है, जो नई चीज़ आई है। और उसके बाद हम लोग लखनऊ के सरस मेले में भी जा चुके हैं और प्रधानमंत्री जी का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे 8 मार्च को कार्यक्रम बनारस में हुआ था, तो वहाँ पर भी हम लोगों को बुलाया गया था, जहाँ पर उन्होंने मंच से हमारे समूह की तारीफ की थी। अभी फ़िलहाल हमारे समूह की 10 महिलाएं हैं और यहाँ पर हमारे गांव में अभी 12-15 समूह जितने भी हैं उनको भी हम ये सारा काम सिखाते हैं। अभी हमको एक कोस्टर्स बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है 2000 पीस बनाने का, तो जो हम अकेले तो बना नहीं सकते हैं, तो और भी समूह की महिलाओं को हम इसमें जोड़ रहे हैं ताकि ये काम कर सकें। और गाँव की और महिलाओं को जोड़ने के लिए हमने इसमें ऑर्गेनिक धूप बत्ती का भी काम शुरू किया है। इससे लगभग हर महिलाएं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका भारत रणनीतिक और साझेदारी फोरम के 3रे वार्षिक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। इस साल की थीम यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस है। प्रदेश में विगत 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5,776 मामले आए सामने। मुख्यमंत्री ने कोविड की चेन तोड़ने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के दिए निर्देश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अगस्त माह में 600 करोड़ रुपए के राजस्व की हुई वृद्धि। जल्द ही अर्थव्यवस्था आ जाएगी पटरी पर। और बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण का मार्ग हुआ प्रशस्त। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर का नक्शा किया पास। नक्शे के अनुसार ही बनेगा भव्य राम मंदिर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।